गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 जैव अणु। ठीक है, अब हम पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे। शुरू के 6 पार्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो थे उनके मोनोसैकेराइड्स पढ़े थे हमने 2, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। उसके बाद डाइसैकेराइड पढ़े थे हमने 3, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। फिर पॉलीसैकेराइड की स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज की, जो कि अल्फा डी ग्लूकोज एवं बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमर थे। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन बहुत एसेंशियल या कहें मुख्य पोषक तत्व हैं अपने शरीर के लिए। ठीक है ना। प्रोटीन होते क्या हैं और हमारे क्या काम आते हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि जैव जगत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो जैव अणु है वो प्रोटीन ही है। जीवों के बाल, त्वचा, नाखून, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियां, एंजाइम, हार्मोन आदि सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम प्रोटीनों का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें अल्फा एमिनो अम्ल मिलते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन जो होते हैं वो अल्फा एमिनो एसिड्स के बहुलक होते हैं। ठीक है। और अल्फा एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से बंधित होकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं वो पेप्टाइड बंध से बंधित होती हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बंध से बंधित होकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है। यानी कि प्रोटीन जल अपघटन होकर बनाया पेप्टाइड फिर पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनके जल अपघटन से हमें मिलेंगे अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक है ना। ये प्रोटीन की सबसे मेन बात आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रोटीन जो होते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स के बहुलक होते हैं और ये अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बंध से ही बंधित होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोटीनों का वर्गीकरण। पहला है आणविक प्रकृति के आधार पर कि जो प्रोटीन बनी है उसके बाद में आउटर स्ट्रक्चर कैसी बनी है। 2 तरह की होती हैं प्रोटीन आणविक प्रकृति के आधार पर, रेशेदार और गोलाकार। रेशेदार का मतलब रेशे के समान, धागे के समान। ठीक है। इनमें क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं आपस में समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है ना। इस तरीके से समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती हैं और समांतर क्रम में जुड़ने के अलावा इनके बीच में पाए जाते हैं यहाँ या तो डाइसल्फाइड बंध इस तरीके से या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये रेखीय बिल्कुल ऐसे बाल के समान लंबी लंबी फाइब्रस स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। इसीलिए इनको हम कहते हैं रेशेदार प्रोटीन। ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे देखिए केराटिन जो अपने बाल, ऊन, नाखून में पाया जाता है और मायोसिन जो कि अपनी मांसपेशियों में पाई जाती है। दूसरी होती है गोलाकार प्रोटीन। गोलाकार प्रोटीन का मतलब होता है कि जो रेशेदारी संरचनाएं जब इकट्ठी होकर कॉइल्ड होकर इस तरीके से कुंडलित होकर जब गोल गोल संरचनाएं बना लेती हैं तो उसको हम कहते हैं गोलाकार या ग्लोबुलर प्रोटीन। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के कुंडलन यानी कि कुंडलित होने के कारण बनती हैं। जैसे सभी हार्मोन्स, जैसे हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन, एल्ब्यूमिन हार्मोन। ठीक है ना। सभी एंजाइम्स इसी कैटेगरी में आते हैं। हीमोग्लोबिन भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। तो ये तो लास्ट में जो उनकी आकृति बनी है उसके आधार पर हमने रेशेदार और गोलाकार में परिवर्तित कर दिया। अब उनके जल अपघटन या संरचना के आधार पर भी जो प्रोटीन है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से? एक तो होते हैं सरल प्रोटीन। सरल या सिंपल प्रोटीन का मतलब होता है इनमें केवल और केवल अल्फा एमिनो एसिड होते हैं और कुछ नहीं होता। केवल अनेक प्रकार के अल्फा एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़ते रहते हैं और लंबी श्रृंखला का निर्माण करते रहते हैं। ठीक है। इनमें कोई अल्फा एमिनो अम्ल के अलावा कोई और भाग नहीं होता। जो अल्फा एमिनो अम्लों के अलावा अलग भाग होता है उसको हम कहते हैं अप्रोटीनी भाग। तो इनमें कोई अप्रोटीनी भाग नहीं होता है। दूसरी होती है संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब होता है कि अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक तो हैं ही, साथ में इनमें कोई अन्य अप्रोटीनी भाग भी संयुग्मित होता है। अप्रोटीनी भाग का मतलब हुआ अल्फा एमिनो अम्ल के अलावा कोई और अणु भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे देखो न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब होता है कि अल्फा एमिनो अम्ल की जो बहुलक प्रोटीन है उनके साथ में न्यूक्लिक अम्ल और जुड़ गया। लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन आपस में जुड़ गए। ग्लाइको या ग्लूकोप्रोटीन, ग्लूकोज और प्रोटीन जुड़ गया। ठीक है ना। फॉस्फोप्रोटीन जिसमें फॉस्फोएट और प्रोटीन समूह जुड़ जाता है। ठीक है। इस तरीके से सरल और संयुग्मित प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एमिनो एसिड्स के बारे में कि हमने ये पढ़ा देखा था अभी कि जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्लों का बहुलक होते हैं, अल्फा अमीनो अम्लों का बहुलक होते हैं। तो यहाँ अल्फा का मतलब क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। एमिनो अम्ल यानी कि इनमें 2 क्रियात्मक समूह पाए जाएंगे, एक तो एमिनो क्रियात्मक समूह और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह। ठीक है ना। तो एमिनो अम्लों में एमिनो एवं कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। जैसे इस कार्बन से COOH भी बंधित है और NH2 भी बंधित है।
हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन बनते हैं वो जितने भी एमिनो एसिड से बनते हैं वो केवल 20 प्रकार के ही होते हैं। केवल 20 प्रकार के अल्फ़ा एमिनो एसिड्स ही हमारे शरीर में पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने अल्फ़ा जो एमिनो एसिड्स हैं इनको भी वर्गीकृत किया है, ठीक है ना, 2 आधारों पे किया है। पहले अपन बात करते हैं सजीवों में आवश्यकता के आधार पर अल्फ़ा एमिनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सीधे सीधे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि आवश्यक एमिनो अम्ल से आप क्या समझते हो या अनावश्यक एमिनो अम्ल से आप क्या समझते हो। पहले अपन बात करते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यकता का मतलब यहाँ क्या है, आवश्यकता तो सबकी है, पूरे 20 एमिनो अम्ल हमारे लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन उन 20 एमिनो अम्लों में से 10 एमिनो अम्ल तो ऐसे होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में निर्माण हो जाएगा तो उनको भोजन के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन 10 एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनका हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता, ठीक है। हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता तो उनको हमें भोजन के रूप में ग्रहण करना ही पड़ता है, यानी वो अति आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम उनको भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में कुछ न कुछ उनकी कमी से अनेक रोग उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आवश्यक एमिनो अम्लों का मतलब क्या हुआ, वे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में संभव नहीं है, अतः इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करना अति आवश्यक होता है, अन्यथा हमारी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है तथा अनेक रोग हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें हम आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोटीन की कमी से हमें मैरस्मस और क्वाशियोरकोर रोग हो जाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 10 है। 10 कौन से हैं ये हमें याद रखने हैं। मैं आपको पूरे 20 एमिनो एसिड्स की भी एक लिस्ट बताऊंगी, ठीक है, लेकिन अभी हम टीवी मिल पाथ से हम इन 10 एमिनो एसिड्स को के नाम याद करेंगे जो आवश्यक हैं, एसेंशियल हैं, इनके बिना हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। टीवी मिल पाथ में 10 अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं और 10 अल्फ़ाबेट्स 10 डिफरेंट एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए कौन कौन से हैं, देखिए टी फॉर थ्रियोनिन, ठीक है ना, स्टार्टिंग होता है ये, ठीक है। टी फॉर थ्रियोनिन, वी फॉर वैलिन, ये वैलिन एमिनो एसिड है। एम फॉर मैथियोनिन, ठीक है। आई फॉर आइसोल्यूसिन, और 2 एल हैं तो 2 अलग अलग तरह के एमिनो एसिड हैं, एक का नाम होता है ल्यूसिन, एक होता है लाइसिन, ठीक है। पी का मतलब होता है फेनिल एलानिन, ए का मतलब होता है आर्जिनिन, टी फॉर ट्रिप्टोफेन एंड एच फॉर हिस्टीडीन, ठीक है ना, याद करना है। देखो 2 बार टी आया है, एक बार थ्रियोनिन है, एक बार ट्रिप्टोफेन है, 2 बार एल आया है, एक बार ल्यूसिन है, एक बार लाइसिन है, ठीक है ना, बाकी सारे अल्फा सिंगल हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। वैलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, फेनिल एलानिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन, ठीक है ना। दूसरे प्रकार के अपने एमिनो एसिड होते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड। अनावश्यक एमिनो एसिड का मतलब क्या हो, वे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है, अतः इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करना आवश्यक नहीं है, इसीलिए इनको हम अनावश्यक एमिनो एसिड कहते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई इनकी आवश्यकता के आधार पर। अब इनकी रासायनिक प्रकृति के आधार पर हम देखेंगे कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक प्रकृति का मतलब क्या हुआ, हमने कही एमिनो एसिड यानी कि एमीन समूह भी है और कार्बोक्सिलिक समूह भी है, तो एमीन समूह ज़्यादा होगा तो इनकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक समूह ज़्यादा होगा तो इनकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी, और दोनों बराबर मात्रा में होंगे तो इनकी प्रकृति उदासीन हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं एमिनो एसिड्स जो कैसे हों, अम्लीय। अम्लीय एमिनो एसिड का मतलब क्या होगा कि इनमें एक NH2 समूह के साथ 2 COOH समूह होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनमें NH2 समूह की तुलना में COOH समूहों की संख्या ज़्यादा होती है, अतः इसीलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। इन अमीनो अम्लों के नाम में भी लास्ट में अम्ल लिखा हुआ मिलेगा हमको, जैसे देखो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड क्या होता है, देखो ये एक ब्यूटेन डाई या सक्सिनिक एसिड का एक व्युत्पन्न होता है, ये सक्सिनिक एसिड होता है। याद है ना आपको, 4 कार्बन जो चेन होती है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को सक्सिनिक एसिड कहते हैं। सक्सिनिक एसिड पर हमने 2 कार्बन पर हमने NH2 लगा दिया है तो इसको हम एस्पार्टिक एसिड कहते हैं। 2 एमिनो सक्सिनिक एसिड कह सकते हैं इसको IUPAC नाम के रूप में, लेकिन इसको हम एस्पार्टिक एसिड के नाम से जानते हैं। ग्लूटामिक एसिड में 1 कार्बन और बढ़ गया है, ठीक है ना, ग्लूटामिक एसिड में 1 कार्बन और बढ़ गया है और अब बढ़ गया है तो इसमें NH2 आ गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये एमिनो एसिड कौन से वाले हैं, अम्लीय प्रकृति के, इनमें 1 NH2 है लेकिन 2 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्ल का मतलब क्या हो, इनमें 2 NH2 समूह तथा 1 COOH समूह होता है, इसलिए इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। या हम ये कह सकते हैं कि NH2 समूहों की संख्या COOH समूह की संख्या से ज़्यादा होती है, ठीक है ना, इसीलिए क्षारीय प्रकृति के होंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल,
लाइसिन, लाइसिन में क्या है, ये 5-6 कार्बन का एक एसिड है, हेक्सेनोइक एसिड है। हेक्सेनोइक एसिड में सेकंड कार्बन पर और लास्ट कार्बन पर NH2 जुड़ा हुआ है। ऐसे आर्जिनिन, आर्जिनिन में देखो 2 NH2 समूह ये रहे और एक NH ये रहा, टर्शरी एमीन के सेकेंडरी एमीन के रूप में, और एक सेकेंडरी एमीन ये रहे, 4 NH2 हो गए और एक COOH है। हिस्टिडीन में देखो एक NH2 ये रहा, ठीक है, NH और N 3 एमीन समूह दिख रहे हैं हमें, लेकिन एक COOH है। ट्रिप्टोफैन में देखें ये एक NH2 और एक ये NH, और यहाँ केवल एक ही COOH पाया जा रहा है। तो इन चारों प्रकार की ये जो एमिनो एसिड हैं ये कैसी हैं, क्षारीय प्रकृति के हैं, ठीक है ना। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफैन, ये चारों ही जो एमिनो अम्ल हैं ये आवश्यक भी हैं, ठीक है ना। अनावश्यक एमिनो अम्ल में थे, आवश्यक एमिनो अम्ल में थे। अब उदासीन एमिनो अम्ल की बात करते हैं। उदासीन एमिनो अम्ल का मतलब क्या हुआ कि जिनमें NH2 तथा COH समूह की संख्या समान होती है तो इनकी प्रकृति उदासीन होती है, जैसे ग्लाइसिन, वैलिन, एलानिन, ठीक है। देखो ग्लाइसिन, ग्लाइकिन सबसे पहला एमिनो एसिड है जिसमें केवल एक कार्बन से दोनों क्रियात्मक समूह जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। CH, एक C से COOH भी है और उसी से NH2 भी होता है, ग्लाइसिन कहते हैं, ठीक है। इसमें एक कार्बन बढ़ा देंगे हम तो इसे एलानिन बन जाएगा, ठीक है। और वैलिन में ये सेकेंडरी ब्यूटिल प्रोपिल समूह भी पाया जाता है, ठीक है। आप इसको ब्यूटिल समूह कह सकते हैं, ठीक है। इनमें एक NH2 है और एक ही COOH है, इसीलिए इनकी प्रकृति होती है उदासीन, ठीक है ना। दो तरीके से हमने एमिनो एसिड्स का वर्गीकरण देख लिया है। एक तो हमने देखा था आवश्यकता के आधार पर, ठीक है ना, जो हमने देखे थे आवश्यक और अनावश्यक। दूसरे हमने देखे प्रकृति के आधार पर, जो हमने देखे थे एक अम्लीय, एक क्षारीय और एक उदासीन। अब हम देखते हैं एमिनो एसिड्स और एमिनो एसिड्स में एमिनो और क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक की आपेक्षिक स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के हैं, ठीक है ना। पहले होते हैं अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड में NH2 समूह तथा COH समूह एक ही कार्बन से बंधित होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जिस कार्बन से मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और जब अल्फा कार्बन पर ही NH2 समूह जुड़ गया है तो इसको अल्फा एमिनो एसिड्स कह देंगे, ठीक है ना। जैसे देखो एलानिन, ग्लाइसिन, यहाँ ये मुख्य क्रियात्मक समूह तो ये हो गया अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से ही NH2 जोड़ दिया तो ये बन गया अल्फा एमिनो एसिड। बीटा एमिनो एसिड, इनमें क्या होगा, NH2 समूह COH समूह की बीटा स्थिति पर होता है। देखिए COH क्रियात्मक समूह ये है तो ये वाला कार्बन हो गया अल्फा और ये वाला कार्बन हो गया बीटा, तो बीटा पर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। NH2 तो बीटा एमिनो एसिड हो गया। गामा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड में क्या होगा कि NH2 समूह COH समूह की गामा स्थिति पर होता है। जैसे देखिए ये क्रियात्मक समूह मुख्य COH का, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन, तो गामा पर NH2 से जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा गामा एमिनो एसिड, ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि एमिनो एसिड जो हमने देखे हैं ये 3 प्रकार के, इनमें से केवल और केवल अल्फा एमिनो एसिड ही हमारे काम के हैं, अब जैविक रूप से सक्रिय होते हैं, हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। बीटा और गामा हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एमिनो अम्लों के कुछ गुणधर्मों के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहली बात थी रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं सारे एमिनो एसिड, जो अम्ल, क्षार और जल सब में विलय हो जाते हैं, ठीक है। अम्ल में इसलिए विलय होंगे क्योंकि NH2 है, क्षार में इसलिए विलय होंगे क्योंकि COOH है, और जल में इसलिए विलय होंगे क्योंकि NH2 और COH दोनों ही जल के साथ H बंधन कर लेते हैं। ग्लाइसिन के अलावा सभी एमिनो अम्ल प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं क्योंकि इनमें किरेल और असम्मित कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और ये बात भी हमें याद रखनी है कि जो प्रोटीन्स होते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स के बहुलक हैं, और अल्फा एमिनो एसिड भी कैसे होने चाहिए, L अभिविन्यास वाले होने चाहिए, ठीक है ना। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्विटर आयन, सीधे सीधे आता है क्वेश्चन कि ज्विटर आयन से आप क्या समझते हो, ठीक है ना। तो क्या होता है, प्रोटीनों में या एमिनो अम्लों में COH समूह और क्षारीय समूह दोनों उपस्थित होते हैं, अतः एमिनो एसिड्स क्या करते हैं, द्विध्रुवीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं, और इस द्विध्रुवीय संरचना को ही हम ज्विटर आयन या द्विध्रुवीय आयन या आंतरिक लवण कहते हैं। देखो क्या मतलब है इसका, यह है एक अल्फा एमिनो एसिड, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जब अम्लीय प्रकृति का है तो H+ आयन त्यागेगा, और ये क्षारीय प्रकृति का है तो H+ आयन ग्रहण करेगा। तो देखो क्या हुआ, ये COO- में बदल गया और इसने H+ को यहाँ दे दिया तो ये बन गया NH3+, तो एक द्विध्रुवीय संरचना बन गई है। इस द्विध्रुवीय संरचना को ही ज्विटर आयन या द्विध्रुवीय आयन या आंतरिक लवण कहते हैं। बहुत सिंपली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है समविभव बिंदु यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है ना। समविभव बिंदु या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, जब हम किसी भी एमिनो एसिड्स को के रूप में विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उसमें जो एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं उन पर अगर नेगेटिव
चार्ज ज़्यादा है तो वो एनोड की तरफ जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है तो कैथोड की तरफ जाते हैं। लेकिन उसके पीएच को हम कुछ इस तरीके से मेंटेन कर दें कि वो उसका जो मूवमेंट हो रहा है एनोड या कैथोड की तरफ कहीं भी नहीं हो, तो उस पीएच बिंदु को ही हम समविभव बिंदु या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना, यानी वह पीएच जिस पर एमिनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है, यानी कि ना तो एनोड की तरफ जाता है और ना ही कैथोड की तरफ जाता है, तथा इसकी रासायनिक क्रियाशीलता स्थिर हो जाती है, उसे समविभव बिंदु कहते हैं। इस बिंदु की विशेषता ये होती है कि सारे जो एमिनो एसिड्स हैं इस विभव ये वाला बिंदु जो होता है उनके लिए निश्चित होता है, और इस बिंदु पर उनकी जितनी भी गुण होते हैं वो सारे के सारे न्यूनतम हो जाते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए इसका मान निश्चित होता है। इस पीएच पर एमिनो अम्ल की श्यानता, चालकता, परासरण दाब, जल में विलेयता आदि मान न्यूनतम हो जाते हैं। ठीक है ना, समविभव बिंदु समझ में आ गया। ठीक है, अब बात आती है पेप्टाइड बॉन्ड की। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है, हम जानते हैं कि एमिनो एसिड में NH2 समूह भी होता है और COH समूह भी होता है। तो क्या होगा कि एक अम्ल का तो COH समूह दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 समूह के साथ एक जल काणु निकाल देगा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। HOH यहाँ से निकल गए तो ये आपस में सिंगल बॉन्ड बनाकर जुड़ गए। तो यहाँ इस एक का एमिनो एसिड का CO और दूसरे एमिनो एसिड का NH ये आपस में जुड़ जाते हैं, और इस जुड़ी हुई स्थिति को ही हम कहते हैं पेप्टाइड बंध। ये एमाइड प्रकृति का होता है ना, CONH2 एमाइड होते हैं ना। ठीक है, तो एक एमिनो अम्ल का NH2 समूह दूसरे एमिनो अम्ल के COOH समूह के साथ संघनन करके H2O अणु का निष्कासन करके बंधित होते हैं। इस प्रकार बनने वाले बंध को ही पेप्टाइड बंध कहते हैं, और इसे C+ONH के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार जितने भी एमिनो अम्ल होते हैं वो परस्पर आपस में बंधित होते हैं। दो एमिनो अम्ल जब बंधित होंगे तो डाइपेप्टाइड का निर्माण करेंगे, और जब बहुत सारे एमिनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंध बनाते हैं तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है ना, अब विशेष बात यहाँ ये होती है कि जिन पॉलीपेप्टाइडों का अणुभार 10,000 तक होता है उन्हें तो एंजाइम कहते हैं, और जिनका अणुभार इससे ज़्यादा होता है उन्हीं को हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया प्रोटीनों का। हम सबसे मेन बात हमने अल्फा एमिनो एसिड्स के बारे में बात की थी कि अल्फा एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना, कितनी प्रकार से उनको वर्गीकृत किया गया है, एमिनो एसिड्स के गुण कौन कौन से होते हैं। अब देखिए एक बार इन 10 एमिनो एसिड्स को देख लेते हैं। ग्लाइसिन, फॉर्मूला ये है, इनको GLY से या कैपिटल G से लिखते हैं। एलानिन, ठीक है, इसको ALA या A से लिखते हैं। वैलिन, इसको VAL या V से लिखते हैं। ल्यूसिन, इसको LEU या L से लिखते हैं। आइसोल्यूसिन, इसको ILE या I से लिखते हैं। आर्जिनिन, जिसको ARG या R से लिखते हैं। लाइसिन को LYS या K से लिखते हैं। ग्लूटामिक एसिड या E लिखते हैं। एस्पार्टिक एसिड, इसको ASP या D लिखते हैं। ग्लूटामिन, इसको GLN या Q से लिखा जाता है। एस्पेरेजिन, इसको ASN या N से लिखते हैं। थ्रियोनिन, इसको THR या T से लिखा जाता है। सेरीन, इसको SER या S के रूप में लिखते हैं। सिस्टीन, इसको CYS या C के रूप में लिखते हैं। मैथियोनिन, इसको स्टार्टिंग एमिनो एसिड्स भी कहते हैं, इसको MET या M के रूप में लिखा जाता है। फेनिलएलानिन, जिसको C6H5CH2 ये एरोमेटिक आ जाएगा, फेनिल है ना इसलिए एरोमेटिक आ गया है। PHE या F या P के रूप में लिखा जाता है। टायरोसिन, इसको TYR या Y के रूप में लिखते हैं। ट्रिप्टोफैन, इसको TRP या W के रूप में लिखा जाता है। हिस्टिडीन, जिसको HIS या H के रूप में लिखते हैं। और प्रोलीन, जिसको PRO या P के रूप में लिखा जाता है। तो ये है अपने कुल मिला के 20 एमिनो एसिड। इनमें 10 तो होते हैं आवश्यक और 10 होते हैं अनावश्यक, एसेंशियल है नॉन एसेंशियल। आपको शायद याद ही होंगे। देखो हिस्टिडीन आवश्यक में था, ट्रिप्टोफेन आवश्यक में था, फेनिल आवश्यक में था, मैथियोनिन आवश्यक में था। ठीक है ना, थ्रियोनिन ये भी आवश्यक होता है। इसके बाद लाइसिन, ठीक है ना, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, ठीक है ना, और बस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ये 10 एमिनो एसिड तो हैं आवश्यक वाले, ठीक है, और बाकी 10 हैं अनावश्यक वाले, क्योंकि उनका निर्माण हमारे शरीर में आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से हो गई आपकी एमिनो एसिड्स के बारे में नॉलेज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एमिनो एसिड्स आपस में किस तरीके से प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर करते हैं, प्रोटीन्स को निर्माण करते हैं। ओके, थैंक यू।